हाँ बेटा, आ रही है ना बेटा आवाज सभी लोगों को? ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की करा दिए थे, जितने भी पुराने क्वेश्चंस थे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, ज़्यादा आज टफ नहीं लिए, क्योंकि पिछली बार मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा आपको डोज धीरे धीरे दी जाए, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर आप देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से वो विन्यास कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता न्यूनतम होती है। ये सारे बुकलेट के क्वेश्चन है आपके, आज मैं डाल दूंगा। आपको वो कॉन्फ़िगरेशन छांटना है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसकी मिनिमम होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता न्यूनतम होती है। तो शायद मैंने कॉपी के अंदर आपको दो बातें लिखाई थी। एक तो मैंने कहा था कि जो अक्रिय गैसें हैं उनका अष्टक पूरा है, इसीलिए वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही नहीं है, उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। साथ ही साथ मैंने कहा था जो नाइट्रोजन परिवार है उसके अंदर भी अर्धपूरित स्थायी विन्यास होता है, इसीलिए वो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से मना करता है। और पिछली क्लास में जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो लिखाया था कि जो सेकेंडरी परिवार है उसकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। उसका रीजन मैंने आपको कहा था, आपको रीजन बताया था कि ये जो सेकेंडरी ग्रुप है इसमें NS कक्षक पूर्ण भरा होता है। मैंने आपको कहा था तीन बातें हैं याद करेंगे। मैंने कहा NH2NP6 विन्यास, NH2NP6 विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है, स्टेबल है, नहीं लेगा, पेट भरा हुआ है, खाना नहीं खाना। दूसरा हमने कहा नाइट्रोजन परिवार NH2NP3 परिवार, NH2NP3 अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। और तीसरा क्वेश्चंस के अंदर अपवाद लिखाया था, सेकेंडरी जो ग्रुप है उसकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। अब फटाफट इस चीज को छोड़ के फटाफट आंसर दे देंगे। फटाफट अब इसका आंसर क्या होगा बताएं भाई, इतना टाइम नहीं लगे, फटाफट बताएं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। समझ में आ गया होगा? सभी के आया बेटा समझ में? निम्न विन्यास में से कौन सा विन्यास मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा? ये ध्यान रखेंगे, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल ही बात की थी हमने मूलिकन स्केल की। हमने कहा कि मूलिकन स्केल क्या कहती है कि किसी तत्व की विद्युत ऋणता को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मूलिकन स्केल कहता है कि विद्युत ऋणता अगर आपको ज्ञात करनी है, किसी एलिमेंट की विद्युत ऋणता आपको ज्ञात करनी है, तो आपको कौन कौन से आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो कल ही मैंने आपको कहा था किसी तत्व की जब हम विद्युत ऋणता निकालते हैं तो सीधा सा तरीका है, अगर मुझे उस तत्व का आयनन विभव पता है, मुझे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, उन दोनों को जोड़कर उसके अंदर हम कितने का भाग लगा देंगे? 2 का। तो समझ में आ गया होगा। मूलिकन स्केल के आधार पर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है, तो बताएं कौन से आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो आंसर होगा 3rd, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और साथ में मुझे क्या चाहिए होगी? आयनन ऊर्जा चाहिए होगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ऑक्साइड्स के क्षारीय गुण का क्रम होगा। सोचें और आंसर दें। विपिन आंसर दो बेटा इसका। इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड्स है जो सबसे ज्यादा बेसिक है? इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड्स है जो सबसे ज्यादा बेसिक है? देखो, देखते ही पता चल रहा है। सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड, सिलिका अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन परिवार कासी अधात्विक ऑक्साइड। और हमें पता है अधात्विक ऑक्साइड में तो अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं और क्षारीय गुण सबसे कम होते हैं। तो क्लियर बात है, ये 2nd और 3rd तो वैसे ही चला गया। अब हमें पता है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। उनमें भी जो S ब्लॉक के जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं
उनकी प्रकृति अधिक क्षारीय होती है, उसका कारण यह है कि एस ब्लॉक की धातुओं का बड़ा आकार होता है। धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति कहीं ना कहीं इस धातु के आकार पर निर्भर करती है। धातु का आकार जितना बड़ा होगा उस ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर भी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल सभी ने सही आंसर बताया, इसीलिए 39 का आंसर बन गया सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और सिलिका। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसके ऑक्साइड्स उभयधर्मी प्रकृति दिखाते हैं? आज ही बताया है। इनमें से वो कौन से तत्व हैं जिनके ऑक्साइड्स उभयधर्मी प्रकृति दिखाते हैं? आज ही बताएं, याद करें। टिन, बेसन, सन, सन, बेसन, सन, जिंक। याद करो, टिन के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। टिन के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। बेटा लेड के ऑक्साइड्स तो एम्फोटेरिक हैं, लेकिन बेटा ये बेरियम के नहीं, बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक। याद कर, बेसन गाल जीव पर, तो ये बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते तो मैं कहता ये बेरिलियम के ऑक्साइड नहीं है बेटा, ये बेरियम के हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। टिन के ऑक्साइड्स, जिंक के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। शाबाश बेटा। अगला क्वेश्चन, NH2NP5 यानी भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हेलोजन परिवार। NH2NP5 वर्ग में फ्लोरीन पॉलिग मापक्रम के अनुसार सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है। सही है बात कि पॉलिग स्केल के अनुसार फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, 4। बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। क्यों? तो एक रीजन बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्यों कम होती है। रीजन बताया था, फ्लोरीन का छोटा आकार, आवेश घनत्व तो अधिक होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या गया? शाबाश बेटा। छोटा आकार, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में वृद्धि के कारण फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अधिक आसान हो जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एनसीईआरटी पैटर्न पर लंबी लंबी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, इनसे घबराना नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। वो बातें दो करेगा। अब जैसे इस साल 2 स्टेटमेंट दे देता कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा है, कथन, फिर कारण के रूप में लिख रहा था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा है, ऐसे दे रहा था क्वेश्चन। वो प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? बताएं, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? बताएं, इनमें से कौन सा क्रम गलत है? देखिए, अधात्विक गुण हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ये बैंगन, आलू, गाजर। बात की थी कि जिसका आकार बड़ा है उसमें धात्विक लक्षण सबसे ज्यादा है। तो ये तो सेकंड आवर्त के, ये थर्ड आवर्त के, ये फोर्थ आवर्त का, इसका मतलब गैलियम का आकार सबसे बड़ा है। तो इसमें धात्विक लक्षण सबसे ज्यादा होंगे और अधात्विक लक्षण सबसे कम होंगे। उसके बाद सिलिकॉन, क्योंकि सबसे बड़ा आकार तो गैलियम का, उससे छोटा आकार सिलिकॉन का होगा। पढ़ा था ना वर्ग में, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो धात्विक गुण बढ़ते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा। इसीलिए सबसे कम धात्विक गुण सबसे कम अधात्विक गुण गैलियम में, उसके बाद सिलिकॉन और फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुण सेकंड आवर्त में होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। देखिए ऑक्सीकारक का मतलब होता है, थोड़ा सा दो बातें होती है, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको अलग रेस्पेक्ट में बोलेंगे। यहाँ
ऑक्सी अपचायक का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और ऑक्सीकारक गुण का होता है मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब हमें पता है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसीलिए फ्लोरीन। फिर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक गुण होता है वो हेलोजेंस में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये वाली बात भी सही है। थोड़ा सा बात करेंगे एक्सेप्शंस की। सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त, मैंने ये तो आपको बता दिया था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम बता दिया था। ये वाला इन चारों में लगता है। ये हमने पढ़ा था ना, सेकंड आवर्त की तुलना में थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। सबसे कम हमने कहा था अभी नाइट्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, फिर इससे ज्यादा तो कार्बन परिवार की है, और कार्बन परिवार में भी कार्बन से ज्यादा किसकी, सिलिकॉन। सबका एक ही कॉन्सेप्ट है इन चारों का, वही फ्लोरीन और क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या जाएगा, 4। इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे दी गई है, -332, -349, -324। वही क्वेश्चन है कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन के लिए कम ऋणात्मक है, यानी क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की तुलना में। वही रीज़न आएगा कि फ्लोरीन का छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए वो क्वेश्चन को कैसे ही घुमाएगा अलग अलग तरीके से, टाइप उसका वही होगा। अगला क्वेश्चन, Z बराबर 120 वाले तत्व की पोजीशन क्या होगी? तो मैंने एक तरीका बता रखा है, 104 से 118 तक का कोई भी तत्व दे दे, 104 नंबर से 118 नंबर तक का कोई भी एलिमेंट दे दे, तो उसका तो एक ही फंडा है, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो, वो उसके वर्ग को बता देगी। जैसे 118 नंबर का जो एलिमेंट है उसके अंदर पता चल रहा है लास्ट की 2 डिजिट 18 है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 18 में आएगा, अक्रिय गैस वाले परिवार में आएगा। 119 और 120 का तरीका मैंने आपको बता दिया था, फिर एक बार बता देता हूँ। 120 नंबर का जो एलिमेंट होगा वो 8वें आवर्त में आएगा, और तरीका बता दिया था ऑर्गेन्सॉन, और बता दिया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8s2। ऑर्गेन्सॉन याद करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेन्सॉन 118, और जिनका विन्यास NS2 होता है, आप सबको पता है वो किस में आती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। याद करें, 2 एग्जाम्पल्स आपसे RPSC ने दे रखे हैं NCERT में, एक तो 117 नंबर का, लास्ट के 2 अंक देख लो 17, इसका मतलब 117 नंबर का एलिमेंट तो हेलोजन परिवार से रिलेटेड है, और 120 नंबर का जो एलिमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्षारीय मृदा धातु से रिलेटेड है। तरीका बता चुका हूं। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। 4 एलिमेंट दे दिए, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर। पहले ही पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजेंस की होती है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, और देन ऑक्सीजन। है क्या ऐसा ऑप्शन, क्लोरीन जिसमें सबसे ज़्यादा? वो तो दिख ही रहा है सेकंड आंसर। लैंग्वेज घुमाएगा, क्वेश्चन वही होगा कि दिए गए परमाणविक स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सही क्रम कौन सा है। अगला क्वेश्चन, कल हमने बात की थी कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक हमने पढ़ा था प्रतिशत S लक्षण, और बताया था कि कार्बन की विद्युत ऋणता जरूरी नहीं है हमेशा 2.5 हो, वो 2.5 भी हो सकती है, 2.25 भी हो सकती है, 3.25 भी हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि प्रतिशत S लक्षण किस में ज़्यादा है। तो ध्यान आ गया होगा कि SP, SP2 और SP3
जिस कार्बन में संकरण sp है उसमें s कैरेक्टर 50% है, इसीलिए इसकी विद्युत ऋणता मैंने कहा था 3.25 है। sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर याद करें 33.33 और sp3 में 25%, याद आ गया होगा 2.5, 2.25, 3.25, ये इनकी विद्युत ऋणता का क्रम है। हमने बात कर चुके कि जरूरी नहीं है कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 हो, वो 2.5 भी हो सकती है, 2.25 भी हो सकती है, 3.25 भी हो सकती है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि कार्बन पर कौन सा संकरण है। sp जब संकरण होता है तो परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा 50% होते हैं, इसीलिए विद्युत ऋणता इस रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, आकार का आपको सही क्रम बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए देखो क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या। 17 1 18, 16 2 18, 18, 19 में से 1 गया 18 और 20 में से 2 गए 18। एक ही तरीका बताया था, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतनी छोटी, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतनी बड़ी। तो सबसे छोटा तो हुआ कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा हो जाएगा पोटेशियम, आर्गन, क्लोराइड, सल्फाइड। है क्या ऐसा ऑप्शन कोई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इनमें से आयनन एंथैल्पी किसकी सबसे कम होगी, किसका आयनन विभव सबसे कम होगा। सबसे कम आयनन विभव इनमें से किसका होगा, बताएं फटाफट। हमें पता है पहले वाले ऑप्शन में कोषों की संख्या 2, दूसरे ऑप्शन में भी कोषों की संख्या 2, चौथे ऑप्शन में भी कोषों की संख्या 2, तीसरे ऑप्शन में कोषों की संख्या 3। कोषों की संख्या ज़्यादा होगी तो आकार बड़ा होगा, और जिसका आकार बड़ा होता है उसका आयनन विभव सबसे कम होगा। तो आयनन विभव सबसे कम थर्ड का होगा और सबसे ज़्यादा फोर्थ का होगा इन चारों में, क्योंकि हम पढ़ चुके कि सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का होता है। अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, इनमें सेकेंड आयनन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा है। देखिए टाइटेनियम विन्यास है 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, मैंगनीज 3d5 4s2। जनरली टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये आवर्त है। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन विभव बढ़ता है। द्वितीय का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकालना है, इसमें 4s1 से, इसमें 3d5 से और इसमें 4s1 से। इसमें 4 कोश, इसमें 4 कोश, इसमें 4 कोश, इसमें कोशों की संख्या 3। कोशों की संख्या 3 हो गई तो आकार छोटा हो गया, और आकार छोटा हो गया तो आयनन विभव सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सबसे ज़्यादा आयनन विभव क्रोमियम का दे रखा हो, और ऐसा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बेटा सबको? थंब तो मार दो भाई। ठीक है, और बेटा हमारी क्लासेस को शेयर वेयर कर दिया करो, तुम करते ही नहीं हो, ऐसी कंजूसी करते हो। गुरुजी का बुलाया तो करा करो थोड़ा बहुत तो। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और फिर कल कराऊंगा, फिर नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। बताएं, अब तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। इसमें से किसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें कोशों की संख्या 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
अब देख लो सिंपल सी फॉर्म है, 10 2 12 और 1 13, ये एल्युमिनियम। 10 2 12 और 2 14, ये सिलिकॉन। 10 2 12 और 3 15, अपन ने पढ़ा था ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। समझ में आ गया होगा? फर्स्ट आंसर लिखा रखा है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। सल्फर तो है ही नहीं ना, फास्फोरस और सल्फर होता तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर आ गया होगा समझ में? कि अपन ने पढ़ा था ना, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, और पढ़ा था कि फास्फोरस का आयनन विभव सल्फर से ज़्यादा। याद करो, अर्धपूरित कक्षक के स्थायी विन्यास होने के कारण। ठीक है, आज के लिए इतना, आगे अपन कल बात करेंगे। कल वही क्लास 9 बजे से होगी। आज ये बुकलेट अभी मैं डाल दूंगा, है ना, आज बन जाएगी आपकी, डाल दूंगा ग्रुप में। थैंक यू।